वेलकम बैक टू द चैनल। आपको पता है हमने इंडियन पॉलिटिक्स टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और हम कर रहे थे स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज़। 100 एमसीक्यूज़ हमने कवर करने थे और आज की वीडियो में हम लास्ट 20 एमसीक्यूज़ कवर करने वाले हैं, राइट। तो चलो आपका टाइम वेस्ट किए बिना आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। स्टेटमेंट्स हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा वॉज द टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। आपको बताना है इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, राइट। स्टेटमेंट 1 है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के बेसिस पर हुआ था। इस असेंबली का मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, राइट। एंड सेकेंड स्टेटमेंट दैट वी हैव इज द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आए थे, इन्हें लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर ने इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किया था, राइट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा वॉज द टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया था, राइट, जिन्हें हम टेम्परेरी प्रेसिडेंट भी कहते हैं। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। येस, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 ओनली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, consider the following statements regarding the union executive, and statements are, the union executive consists of the president, vice president, prime minister, council of ministers and the attorney general. The president exercises executive powers through officers subordinate to him. The prime minister is appointed by the president, and the council of the ministers hold office during the pleasure of the president, right. फर्स्ट स्टेटमेंट है, द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल। येस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल शामिल होते हैं, राइट। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज, द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज एग्जीक्यूटिव पावर्स थ्रू और सबॉर्डिनेट टू हिम। येस, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। आर्टिकल 53 के तहत यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में वेस्टेड होते हैं और वो इसे अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर के थ्रू एक्सरसाइज करते हैं, राइट। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज़, द प्राइम मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। येस, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, ओके। And the fourth statement is, the council of ministers holds office during the pleasure of the president. This statement is also correct. The council of ministers hold office during the pleasure of the president. Article 75 के अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ऑफिस होल्ड करता है। प्रैक्टिकली ये लोकसभा के कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है, राइट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर, एंड स्टेटमेंट्स आर, द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। द प्राइम मिनिस्टर एलोकेट्स पोर्टफोलियो अमंग मिनिस्टर्स। द प्राइम मिनिस्टर्स कैन रिमूव प्रेसिडेंट फ्रॉम द ऑफिस, राइट। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज, द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है जबकि प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, राइट। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज, द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। येस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एंड थर्ड, द प्राइम मिनिस्टर एलोकेट्स पोर्टफोलियोज अमंग मिनिस्टर्स। येस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। प्राइम मिनिस्टर ही मिनिस्टर्स को डिपार्टमेंट्स यानी पोर्टफोलियो अलॉट करते हैं
और ज़रूरत पड़ने पर रीशफल भी करते हैं, राइट। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज़ द प्राइम मिनिस्टर कैन रिमूव द प्रेजिडेंट फ्रॉम द ऑफिस। इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। प्रेजिडेंट को प्राइम मिनिस्टर रिमूव नहीं कर सकता। प्रेजिडेंट को सिर्फ पार्लियामेंट इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू ही रिमूव किया जा सकता है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्लियामेंट। Statements are: Parliament consists of the President, Lok Sabha and Rajya Sabha. The President summons each houses of the Parliament. There cannot be a gap of more than 6 months between two sessions of the Parliament, and the President presides over the joint sitting of the Parliament. Right? Statement 1 है, Parliament consists of the President, Lok Sabha and Rajya Sabha. Correct. This statement is correct. Article 79 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में 3 पार्ट्स होते हैं, जो हैं प्रेसिडेंट, लोक सभा एंड राज्य सभा, राइट। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज द प्रेसिडेंट समन्स ईच हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। येस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। प्रेसिडेंट ही पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज को समन और प्रोरोग कर सकते हैं, राइट। And third statement is there cannot be a gap of more than 6 months between two sessions of the parliament. Correct. This statement is also correct. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता, राइट। फोर्थ स्टेटमेंट इज द प्रेजिडेंट प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, रॉन्ग। जॉइंट सिटिंग को लोकसभा स्पीकर प्रिसाइड करते हैं, प्रेजिडेंट नहीं, राइट। So the correct answer is option A, statement 1, 2 and 3 only, right. Next question that we have is, consider the following statements regarding joint sitting of the parliament, and the statements are: a joint sitting is provided under article 108. It is summoned by the president. The speaker of the Lok Sabha presides over the joint sitting, and a joint sitting can be held for a money bill. फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ जॉइंट सिटिंग इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 108. येस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन आर्टिकल 108 में दिया गया है, राइट. सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज़ समन्ड बाय द प्रेजिडेंट. येस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. अगर दोनों हाउसेज की ऑर्डनरी बिल पर डेडलॉक में आ जाए तो प्रेजिडेंट जॉइंट सिटिंग समन कर सकता है, राइट. थर्ड स्टेटमेंट है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट मीटिंग. येस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. जॉइंट सिटिंग की चेयर लोकसभा स्पीकर करते हैं. अगर स्पीकर एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करते हैं, राइट. फोर्थ स्टेटमेंट इज, अ जॉइंट सिटिंग कैन बी हेल्ड फॉर अ मनी बिल. इनकरेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, ये सिर्फ ऑर्डनरी बिल के थ्रू होते हैं, राइट. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. स्टेटमेंट्स आर: फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट इज द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज. Members are immune from legal proceedings for anything said in Parliament. Parliamentary privileges are mentioned in Article 105. All parliamentary privileges have been completely codified by Parliament. Statement 1 is, freedom of speech in Parliament is a parliamentary privilege. Yes, this statement is correct. Article 105 के अंडर मेंबर्स को पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच का स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है, राइट. एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज, द मेंबर आर इम्यून फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर एनीथिंग सेड इन पार्लियामेंट. करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. एमपीज के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर कही गई बातों या दिए गए वोट के लिए उनके खिलाफ किसी कोर्ट में लीगल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, राइट. Third statement is, parliamentary privileges are mentioned in Article 105. Correct. This statement is correct. Parliamentary privileges का constitutional provision Article 105 में दिया गया है, right. And the fourth statement is, all parliamentary privileges have been completely codified by Parliament. Incorrect. This statement is wrong. आज तक Parliament ने parliamentary privileges को completely codify नहीं किया है. कई privileges अब भी conventions और जुडिशियल डिसीजन पर बेस्ड हैं, राइट. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बजट, एंड द स्टेटमेंट्स आर:
The annual financial statement is provided under Article 112. The budget is presented in the Lok Sabha. The budget includes estimates of receipts and expenditure. The Rajya Sabha can reject the budget, right? The first statement is the annual financial statement is provided under Article 112. Yes, this statement is correct. Budget को Constitution में annual functions फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है और इसका प्रोविजन आर्टिकल 112 में है, राइट. सेकेंड स्टेटमेंट है द बजट इज प्रेजेंटेड इन द लोकसभा. येस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. यूनियन बजट लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है. एंड थर्ड स्टेटमेंट इज द बजट इंक्लूड्स एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. बजट में गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स यानी इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स यानी एक्सपेंसेस दोनों होते हैं. And the fourth statement is the Rajya Sabha can reject the budget. Incorrect, this statement is wrong. राज्य सभा बजट को रिजेक्ट नहीं कर सकती. फाइनेंशियल मैटर्स में लोकसभा की सुपरमेसी होती है, राइट. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 and 3 only. Next question that we have is consider the following statements regarding the finance bill. And the statements are: a finance bill is introduced only in Lok Sabha. Prior recommendation of the president is required. Every finance bill is a money bill and the speaker certifies a money bill. So first statement, a finance bill is introduced only in Lok Sabha is correct. Finance bill सिर्फ लोक सभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, right. Second statement is prior recommendation of the president is required. Yes, this statement is also correct. फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है. And third statement is every finance bill is a money bill. Incorrect. This statement is wrong. हर मनी बिल एक फाइनेंस बिल होता है लेकिन हर फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होता. फाइनेंस बिल के दो टाइप होते हैं, राइट. तो फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास द स्पीकर सर्टिफाइज अ मनी बिल. करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. कोई बिल मनी बिल है या नहीं इसका फाइनल डिसीजन लोकसभा स्पीकर करता है, राइट. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 and 4 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट. एंड द स्टेटमेंट्स वी हैव आर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर्स एट द एज ऑफ 65. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. द सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम अ हाई कोर्ट टू अनदर. तो स्टेटमेंट फर्स्ट है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. येस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है. एंड स्टेटमेंट सेकंड, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ 65 इज ऑल्सो करेक्ट. सुप्रीम कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट 65 की एज में होती है. एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू जुडिशियल रिव्यू. येस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की कंट्रेरी लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है. इस पावर को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, राइट. एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज द सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर. येस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. आर्टिकल 139A के अंडर सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केसेस को ट्रांसफ़र कर सकता है, राइट. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, 2, 3 and 4, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू. एंड द स्टेटमेंट्स आर जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एक्सरसाइज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू इज एक्सप्रेसली mentioned by that name in the constitution. And fourth one is judicial review helps maintain the supremacy of the constitution. Statement 1 कहता है judicial review is the basic feature of the constitution. Yes, this statement is correct. केशव नंदा भारतीय जजमेंट के बाद जुडिशियल रिव्यू का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना गया है, राइट. एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एक्सरसाइज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. येस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू का पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं. थर्ड स्टेटमेंट इज जुडिशियल रिव्यू इज एक्सप्रेसली मैंशनड बाय दैट नेम इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू शब्द एक्सप्लिसिटली यूज़ नहीं हुआ है. ये पावर्स आर्टिकल 13, 32, 131 से लेके 136 और 226 एक्सेट्रा से डिराइव हुई है, राइट.
एंड स्टेटमेंट 4 इज जुडिशियल रिव्यू हेल्प्स मेंटेन द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जुडिशियल रिव्यू इंश्योर करता है कि कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना हो और कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी बनी रहे। राइट, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL. And the statements are: PIL aims to protect public interest. Any public spirited person may file the PIL. PIL can be filed only in the Supreme Court. PIL became popular through judicial activity. तो स्टेटमेंट 1 है PIL एम्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट। करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL का मेन ऑब्जेक्टिव पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक वेलफेयर को प्रोटेक्ट करना है, स्पेशली उन लोगों के राइट्स के लिए जो खुद कोर्ट में नहीं जा सकते। राइट, सेकेंड स्टेटमेंट है एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन में फाइल PIL। करेक्ट, कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन पब्लिक इंटरेस्ट के इशू पर PIL फाइल कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि उसका पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। राइट, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज PIL कैन बी फाइल्ड ओनली इन सुप्रीम कोर्ट। इनकरेक्ट, PIL सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट में भी फाइल की जा सकती है। तो फोर्थ स्टेटमेंट है PIL बिकेम पॉपुलर थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म। करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंडिया में PIL का डेवलपमेंट और पॉपुलैरिटी जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू हुई। जस्टिस PN भगवती और जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने इस कंसेप्ट को प्रमोट किया। राइट, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द स्टेटमेंट्स आर: द इलेक्शन इज कंडक्टेड थ्रू proportional representation by means of the single transferable vote. Voting is by secret ballot. Nominated members of the parliament participate in the elections. Elected members of legislative assemblies participate in the elections. Right, first statement is the election is conducted through proportional representation by means of a single transferable vote. Right, ये statement correct है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम से और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है। राइट, एंड सेकेंड स्टेटमेंट है वोटिंग इज सीक्रेट बैलेट। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट का सिस्टम फॉलो होता है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट गलत है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड MPs पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ इलेक्टेड MPs और इलेक्टेड MLAs वोट करते हैं। राइट, फोर्थ स्टेटमेंट है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सभी स्टेट्स और एलिजिबल यूनियन टेरिटरी के इलेक्टेड MLAs इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होते हैं। राइट, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 ओनली। अगला क्वेश्चन है, consider the following statements regarding removal of the president, and the statements are: the president can be removed by impeachment. The charge may originate in either the houses of the parliament. A 2/3 majority of the total membership of the houses is required to prefer the charge. The grounds for removal are violation of the constitution. First statement है the president can be removed by impeachment. Correct. प्रेसिडेंट को सिर्फ इम्पीचमेंट के प्रोसेस से रिमूव किया जा सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट है द चार्ज में ओरिजिनेट इन आइदर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। करेक्ट, इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग को लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउसेज से स्टार्ट किया जा सकता है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज अ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड टू प्रेफर द चार्ज। करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। चार्ज को पास करने के लिए टोटल मेंबरशिप की 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है। एंड स्टेटमेंट 4 इज द ग्राउंड फॉर रिमूवल आर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट, प्रेसिडेंट को सिर्फ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड पर ही रिमूव किया जा सकता है। राइट, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Consider the following statements regarding constitutional amendment, and the statements are: Constitution provides three different methods of amendment. Some provisions require rectification by not less than half of the state legislature. The President must give assent to the Constitutional Amendment Bill, and a Constitutional Amendment Bill can be introduced in the state legislature. Right? तो स्टेटमेंट 1 है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 3 डिफरेंट मेथड ऑफ अमेंडमेंट. करेक्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के 3 मेथड हैं. पहला है सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी, एंड तीसरा है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स. राइट. नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम प्रोविजंस रिक्वायर रेक्टिफिकेशन बाय नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. करेक्ट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. फेडरल प्रोविजन जैसे प्रेसिडेंट इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक्सेट्रा में हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की रेक्टिफिकेशन ज़रूरी होती है. राइट. एंड स्टेटमेंट 3 द प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. आर्टिकल 368 के अंडर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को असेंट देने से मना नहीं कर सकते. राइट. तो स्टेटमेंट 4 है अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन अ स्टेट लेजिस्लेचर. इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सिर्फ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. राइट. तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स. Article 12 to 35 deal with the fundamental rights. Article 33 empowers Parliament to modify fundamental rights for armed forces. Article 34 deal with restriction during martial law. And fourth statement is fundamental rights can never be amended. तो स्टेटमेंट 1 है आर्टिकल 12 to 35 डील विद द फंडामेंटल राइट. येस, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं. ओके. एंड सेकेंड, आर्टिकल 33 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मॉडिफाई फंडामेंटल राइट्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस. करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट. आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को पावर देता है कि आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट या मॉडिफाई कर सके. ठीक है. And third statement is Article 34 deal with restriction during martial laws. This statement is also correct. Article 34 मार्शल लॉ के दौरान फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड है. ओके. एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज़ फंडामेंटल राइट्स कैन नेवर बी अमेंडेड. इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. फंडामेंटल राइट्स अमेंड किए जा सकते हैं, लेकिन अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को वॉयलेट नहीं कर सकती. राइट. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन. It is provided under Article 344. It makes recommendation regarding the progressive use of Hindi. It is appointed by the President. It is a permanent constitutional body. Right. Statement 1 है it is provided under Article 344. Yes, this statement is correct. Official Language Commission का provision Article 344 में दिया गया है. Okay. And statement second is it makes recommendation regarding the progressive use of Hindi. This statement is also correct. Commission का main function हिंदी के progressive use और English के gradual replacement के बारे में recommendation देना है. Okay. And third statement is it is appointed by the President. Correct. आर्टिकल 344 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अपॉइंट करता है. ओके. एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज़ इट इज़ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इनकरेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. ये परमानेंट बॉडी नहीं है. प्रेसिडेंट को कमीशन प्रेसिडेंट इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अनुसार उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जब उनको ज़रूरत महसूस होती है. राइट. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पब्लिक सर्विस कमीशन. एंड द स्टेटमेंट्स वी हैव आर देयर इज़ द यूपीएससी फॉर द यूनियन. ईच स्टेट हैज़ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर अ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन and members of the state public service commission are appointed by the governor.
तो फर्स्ट स्टेटमेंट है देयर इज़ अ यूपीएससी फॉर यूनियन, करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। यूनियन लेवल पर रिक्रूटमेंट के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ओके। सेकंड स्टेटमेंट इज ईच स्टेट हैज़ अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। हर स्टेट के लिए जनरली एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। एंड थर्ड वन इज पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर अ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए जा सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट गवर्नर ही करते हैं, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर historical. Statements are Jammu and Kashmir had a separate constitution before 2019. Article 370 granted special status to Jammu and Kashmir. The constitution of Jammu and Kashmir came into force in 1957 and the constitution of Jammu and Kashmir is still in force. First statement is Jammu and Kashmir had a separate constitution before 2019. Yes, this statement is correct. 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू और कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, ओके। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज़ आर्टिकल 370 ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू द जम्मू कश्मीर, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। आर्टिकल 370 ने जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स इन 1957, येस करेक्ट। जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1957 को इन्फोर्स हुआ था। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज स्टिल इन फोर्स, इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 और आर्टिकल 370 के मेजर प्रोविजंस को चेंज के बाद जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन अब इन फोर्स नहीं है, राइट। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। एंड द स्टेटमेंट्स आर they were created under the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. Jammu and Kashmir has a legislative assembly. Ladakh does not have a legislative assembly. Both union territories have lieutenant governor. The first statement is they were created under the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. Yes, this statement is correct. जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के थ्रू 2 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। पहली है टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड दूसरी है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, राइट। सेकंड स्टेटमेंट इज जम्मू एंड कश्मीर हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। यस, ये स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के पास लेजिस्लेटिव असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ओके। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज लद्दाख डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। And fourth one, both union territories have lieutenant governor. Yes, this statement is also correct. जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1, 3 एंड हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। And the statements are the Election Commission, UPSC and Finance Commission are constitutional bodies. Niti Aayog is an executive body established by the cabinet resolution. The National Human Rights Commission is a constitutional body. The Central Vigilance Commission is a statutory body, right? तो स्टेटमेंट 1 कहता है द इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी एंड फाइनेंस कमीशन आर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़, करेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ये तीनों बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में डायरेक्टली प्रोवाइडेड हैं। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, यूपीएससी आर्टिकल 315 से 323 तक एंड फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, राइट। एंड सेकेंड स्टेटमेंट नीति आयोग इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी इस्टेब्लिश्ड बाय द कैबिनेट रेजोल्यूशन। दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट
के एक्ट से नहीं बना, ये कैबिनेट रेजोल्यूशन 2015 से के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ है, राइट। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज़ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। NHRC प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंडर बना है, ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, राइट। एंड स्टेटमेंट फोर्थ, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज़ अ स्टेट्यूटरी बॉडी। येस, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। CVC को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के थ्रू स्टेट्यूटरी स्टेटस मिला है, राइट। तो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 ओनली, राइट। तो इसके साथ ही हमारे 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड MCQs कवर होते हैं और टॉपिक था हमारा इंडियन पॉलिटी, राइट। आई होप ये आपके एग्ज़ाम को की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगे और आप प्लीज़ मेरी वीडियो देखते रहे, मैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके लिए आती रहूँगी, राइट। थैंक यू सो मच।